दुनिया के अंदर छिप गया। लेकिन बुआ सेने ने उसे उस अंधेरे से बाहर आने में मदद की। उसे उनकी कही हुई एक बात याद आती है, जब वो आखिरकार किसी से प्यार करने लगेगा तो वो एक सच्ची कहानी लिख पाएगा। फिर उसे माई लिटिल पैराडाइज किताब का संदेश याद आता है। कभी कभी जिस स्वर्ग को लोग दूर खोजते हैं वो वास्तव में उसी अंधेरे के अंदर छिपा होता है जिससे वे भागने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी लेकिन अनमोल खुशी जो चुपचाप इंतजार कर रही है। जैसे जैसे स्थिति धीरे धीरे शांत होती है, रिपोर्टर फिर से इकट्ठा होते हैं। इस बार ये एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, यिन सभी से माफ़ी मांगती है और फिर उनके सवालों के जवाब देने जाती है, लेकिन वो फिर से गिरने लगती है। उसी समय ऑनलाइन कुछ आश्चर्यजनक होता है। हान सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता है। वो घोषणा करता है कि वो एक नए उपन्यास पर काम कर रहा है। शीर्षक सबका ध्यान खींचता है। उपन्यास का नाम लव फोबिया है। लोग सोचने लगते हैं कि कहानी किस बारे में होगी और क्या ये कहानी अभी हुई वास्तविक घटनाओं से जुड़ी हो सकती है। ये शीर्षक इंटरनेट पर तेजी से फैल जाता है, यहाँ तक कि युन भी ये खबर सुनकर हैरान हो जाती है। लेकिन फिर यिन शांति से कहती है कि सभी लोग किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से आहत हुए हैं जिससे वे गहरा प्यार करते थे। वो स्वीकार करती है कि उसने भी उस दर्द को महसूस किया है। उन दर्दनाक अनुभवों के कारण उसे कभी विश्वास था कि प्यार एक बीमारी की तरह है, एक ऐसी बीमारी जो हमेशा बनी रहेगी और उसे चोट पहुंचाती रहेगी। इसलिए उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। भले ही उसे विश्वास था कि दुनिया में कुछ भी अपरिवर्तित नहीं रह सकता, फिर भी उसे उम्मीद थी कि कुछ चीज़ें वैसी ही रहेंगी। वो समझाती है कि इट्स यू कभी भी केवल वास्तविकता से बचने की जगह नहीं थी। ये उन लोगों के लिए भी थी जो चोट खाने के बाद भी प्यार में विश्वास करते थे। लेकिन वे बदलाव भी प्यार का ही हिस्सा हैं, और यही विचार इट्स यू पर भी लागू होता है। युन कहती है कि वो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती कि भविष्य में कंपनी क्या रूप लेगी, लेकिन वो एक वादा करती है, कंपनी छिपेगी नहीं, ये भागेगी नहीं। इसके बजाय ये विकास करना जारी रखेगी और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेगी। उसके शब्दों ने धीरे धीरे जनता का मूड बदल दिया। जल्द ही इंटरनेट पर फिर से स्थिति की चर्चा होने लगती है। कई लोग यिन बिया का बचाव करने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें कभी नहीं लगा कि उसका इरादा बुरा था। दूसरे कहते हैं कि कंपनी मूल रूप से एक अच्छे उद्देश्य के साथ बनाई गई थी। इस बीच बेया अपनी माँ के प्रोग्राम को देखने जाती है। उसे अपनी माँ को देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। जब वो आखिरकार अपनी माँ से दोबारा मिलती है तो वो पल भावुक कर देने वाला होता है। उसकी माँ पूछती है कि वो कैसी है। युन धीरे से कुछ आश्चर्यजनक कहती है। उसे लगता है जैसे वो एक बहुत लंबे सपने के अंदर रह रही है, एक ऐसा सपना जो कभी खत्म होता नहीं दिखता था। लंबे समय तक उसे लगा कि वो हमेशा के लिए उस सपने में फंसी रहेगी, लेकिन अब चीज़ें अलग हैं। उसकी माँ धीरे से पूछती है कि क्या हान वो व्यक्ति था जिसने उसे जगाया। युन धीरे से मुस्कुराती है। उसकी माँ ने कभी भविष्यवाणी की थी कि हान उसके लिए बना हुआ व्यक्ति होगा, लेकिन युन अपना सिर थोड़ा हिलाती है। वो कहती है कि ये नियति के बारे में नहीं है। हान ने उसे उस दुनिया से बाहर निकलने में मदद की जिसमें वो छिपी हुई थी, लेकिन अंत में आगे बढ़ने का फैसला उसका अपना था। उसकी माँ गर्व महसूस करती है। बाद में युन एक पुराने एआई प्रोग्राम को देखती है। ये उसकी माँ पर आधारित फॉर्म प्रोग्राम है। सिस्टम में अभी भी उसकी डिजिटल उपस्थिति मौजूद है। एक पल के लिए युन हिचकिचाती है, फिर वो डिलीट दबा देती है। जैसे ही प्रोग्राम गायब होता है, उसकी माँ का डिजिटल वर्जन एक आखिरी बात कहता है, आई लव यू युन। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। या सिस्टम बंद हो जाता है। युन के लिए आखिरकार ये उसके जीवन के एक लंबे अध्याय के अंत जैसा महसूस होता है, लेकिन उदासी के बजाय वो कुछ अप्रत्याशित महसूस करती है। वो शांति है। बाद में युन हान से मिलती है और हान के बैग में कुछ नोटिस करती है। वो वही छोटा खिलौना बाहर निकालता है। ये वही खिलौना है जो उनकी यादों से जुड़ा है। युन हैरान है कि वो इसे अभी भी अपने साथ रखता है। वो मजाक करता है कि उसे निराशा हुई कि उसने इसे फेंका नहीं। युन हंसती है और कहती है कि वो इसे कभी नहीं फेंकेगी। वो मजाक में उसे चुनौती देती है। अगर उसे विश्वास नहीं है तो वो उसके घर आकर देख सकता है। हान थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि ये निमंत्रण संदिग्ध लगता है। युन हंसती है। अब समय बीत जाता है। 1 साल बाद युन सुबह उठती है। इस बीच हान अपना नया उपन्यास लव फोबिया लिखना जारी रखता है। अपने नए उपन्यास की घोषणा करने के बाद हान अचानक फिर से बहुत लोकप्रिय हो जाता है। पत्रकार लगातार फोन कर रहे हैं और इंटरव्यू मांग रहे हैं। तभी हान को एक फोन आता है। ये युन है। वो पूछती है कि क्या वो ठीक है।
हान तुरंत उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में पूछता है। यून उसे बताती है कि उसने अभी अभी एक प्रेजेंटेशन खत्म की है जो 1.5 घंटे तक चली। फिर वो पूछती है कि उसका लेखन कैसा चल रहा है। हान स्वीकार करता है कि वो एक महत्वपूर्ण दृश्य लिखते समय अटक गया है। उसके उपन्यास में मुख्य अभिनेता यानी मेल लीड मुख्य अभिनेत्री यानी फीमेल लीड के घर पर सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो मुख्य अभिनेत्री उसके चेहरे पर डूडल यानी आकृतियां बनाती है। जब वो जागता है तो वो उसके चेहरे से चित्र मिटा देती है और फिर अचानक उसे चूम लेती है। हान यून से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, आपको क्या लगता है कि उस समय मुख्य अभिनेत्री क्या महसूस कर रही थी? यून घबरा जाती है और शर्मा जाती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता। फिर वो शर्माते हुए फ़ोन काट देती है। इस बीच कंपनी अब पहले से बहुत अलग है। पुनर्गठन के बाद कंपनी डेटिंग सिमुलेशन के बजाय सार्वजनिक सेवा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करती है। उनकी एआई तकनीक का उपयोग अब ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाता है। कुछ कर्मचारी बताते हैं कि कंपनी को अभी भी कई शिकायतें मिलती हैं, लेकिन काम पहले की तुलना में बहुत अधिक सार्थक लगता है। नई सामाजिक सेवा परियोजनाओं के कारण उन्हें सरकारी फंड भी मिलता है। जल्द ही वो एक पुराने सहकर्मी सेनू से मिलते हैं। लंबे समय के बाद वे एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन करते हैं। कॉन्गजिन पूछता है कि सेनू को फिर से काम पर वापस आकर कैसा लग रहा है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि वो अच्छा कर रही है। बाद में हान अपने नए उपन्यास के लिए एक बुक साइनिंग कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशंसक उसके चारों ओर उत्साह से इकट्ठा होते हैं। एक एक करके पाठक अपनी किताबों पर हस्ताक्षर कराने के लिए मेज़ पर आते हैं। एक प्रशंसक अपना परिचय देती है और कहती है कि उसे उसकी किताब बहुत पसंद आई। एक अन्य प्रशंसक पूछता है कि क्या उपन्यास का मुख्य पात्र वास्तविक इट्स यू घटना पर आधारित है। वो कहता है कि कहानी केवल प्यार और व्यक्तिगत विकास से प्रेरित है, लेकिन हर कोई जानता है कि उपन्यास स्पष्ट रूप से उन अनुभवों को दर्शाता है जिनसे वो गुजरा था। प्रशंसकों की कतार चलती रहती है। तभी अचानक कोई अप्रत्याशित व्यक्ति सामने आता है। ये युन बिया है। वो चुपचाप अपने हाथों में एक किताब लेकर आगे बढ़ती है। हान हैरान दिखता है। वो उसे बताती है कि वो उसके बुक साइनिंग इवेंट में शामिल होने आई है। आखिरकार वो इतने महत्वपूर्ण पल को नहीं छोड़ सकती। हान मुस्कुराते हुए उसके लिए किताब पर हस्ताक्षर करता है। इवेंट के बाद हान और युन फिर से अपने दोस्तों से मिलते हैं। लंबे समय में पहली बार सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं। वे हंसते हैं, बातें करते हैं और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। उनकी एक दोस्त सोंगजी भी कुछ रोमांचक खुलासा करती है। उसने भी अपनी किताब प्रकाशित की है। हर कोई उसके लिए उत्साह बढ़ाता है और तालियां बजाता है। वो गर्व से समूह को किताब दिखाती है और उनसे इसका प्रचार करने के लिए कहती है। माहौल खुशी और दोस्ती से भरा है। बाद में उस रात हान और युन चांदनी में एक साथ टहलते हैं। फिर वो एक जगह बैठते हैं। आसमान में चांद बहुत बड़ा और चमकीला दिख रहा है। हान युन को उसकी कही हुई एक बात याद दिलाता है। वो बस एक साधारण जीवन, एक सामान्य नौकरी और साधारण कंपनी डिनर चाहती थी। दोपहर के भोजन में क्या खाना है ये चुनना। युन धीरे से मुस्कुराती है। तब हान उससे एक सवाल पूछता है, क्या वो अपने जीवन में एक और साधारण चीज़ जोड़ना चाहेगी? युन पूछती है कि उसका क्या मतलब है। हान एक छोटी सी चीज़ निकालता है। ये एक अंगूठी है। वो उसे इसे पहनाता है और फिर समझाता है कि रिंग्स को रिंग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे एक जोड़े का आधा हिस्सा होती हैं। जब दो अंगूठियां एक साथ आती हैं तो वे एक पूर्ण चक्र बन जाती हैं। फिर हान गंभीरता से युन की ओर देखता है। वो वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। युन भावनाओं से भर जाती है। अचानक उसे कुछ समझ आता है। हान के उपन्यास में मुख्य अभिनेत्री ने जब मुख्य अभिनेता को चूमा था तब उसने बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया होगा। ये प्यार का एहसास है। शुरू में बिया का मानना था कि प्यार का मतलब कभी चोट ना पहुंचना है। उसने सोचा था कि प्यार का मतलब केवल एक दूसरे को अच्छे पक्ष दिखाना और हमेशा के लिए परिपूर्ण रहना है। लेकिन अब वो कुछ गहरा समझती है। सच्चा प्यार अलग है। सच्चे प्यार का मतलब है एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करना। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें।